देखिए ये हमने ईयर बनाया, सबसे पहले हम ये देखेंगे सबसे आउटर पार्ट है ना, ये देखिए यहाँ से लेके जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पिन्ना। ठीक है ना, ये जो सबसे बाहर वाला हमें पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, जो कार्टिलेज का बना होता है, ये आउटर पार्ट के अंदर आता है और इस पार्ट को कहा जाता है पिन्ना, PINNA पिन, है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है। फिर ये जो बाहर का पार्ट है ना, और बीच में एक हमें ये होल दिख रहा है ना, ये जो बीच में होल दिख रहा है कान का, इस होल को कहा जाता है, या होल से आगे चलते हैं, ठीक है ना, होल होल छोड़िए आप, ठीक है ना, होल से जो क्या जो एक ट्यूब जुड़ी हुई है, एक केनाल जुड़ी हुई है, ठीक है ना, इस केनाल को कहा जाता है ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी कौन-सा बोलते हैं सर? कौन सा बोलते हैं, ठीक है, लीजिए लिख ही देते हैं, आप लोग मानेंगे नहीं। वेरी गुड, जिसने भी बताया है कौन सा, ठीक है ना। देन ये है हमारी ऑडिटरी ट्यूब, ठीक। फिर ऑडिटरी ट्यूब जहां खत्म होती है, यहाँ पर एक हमें मेम्ब्रेन दिखाई देती है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, अब जरा देखिए, ये बाहर का जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है, इस बाहर वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं पिन, ठीक है ना, इस होल को हम बोलते हैं कोंचा। कोंचा से एक ट्यूब जुड़ी हुई है, ये ट्यूब सीधी नहीं होकर थोड़ी सी कैसी होती है, कर्व ली हुई होती है ना, यहाँ पे हमने छोटा सा कर्व बनाया है, कर्व ली हुई होती है, तो इस कर्व वाली ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं, ऑडिटरी ट्यूब या फिर केनाल, ऑडिटरी केनाल। जैसे ही ऑडिटरी केनाल खत्म होगी तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, कान का पर्दा, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। एक्चुअली वो कान का पर्दा है क्या, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ही कान का पर्दा कहा जाता है। इसका एक नाम और है ईयर ड्रम, है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोल लो या फिर इसको बोल सकते हैं हम ईयर ड्रम, ईयर ड्रम भी कहा जाता है, ठीक है ना। देख अब क्या हो, ओसाइकल दिखाई देते हैं, मीन्स 3 बोन दिखाई देती हैं, इन 3 बोन को एक साथ क्या कहा जाता है, ईयर ओसाइकल। ईयर ओसाइकल मतलब ये 3 बोन कौन कौन सी रहेंगी, एक मेलस रहेगी, एक इनकस रहेगी और लास्ट में रहती है स्टेपीज, ठीक। 3 बोन्स हमें यहाँ पर दिखाई देती है, मेलस, इनकस और स्टेपीज। देन आगे की ओर बढ़ते हैं, अब यहाँ से हमें इंटरनल ईयर हमारा हो जाता है, यहाँ पर इस समय इस जगह पर हमें इस तरह से राउंड 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 एक शेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉक्लिया, कॉक्लिया। और इस कॉक्लिया के ऊपर हमें क्या दिखाई देती है, 3 सेमी सर्कुलर केनाल दिखाई देती है, सेमी सर्कुलर केनाल, SCC, सेमी सर्कुलर केनाल। तो इस तरह से ये ईयर का क्या होता है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब देखते हैं कि किस जो है कौन सा पार्ट को आउटर ईयर कहेंगे, किस पार्ट को मिडिल कहेंगे और किसे हम इनर कहेंगे। पिन्ना से लेकर कहां तक का पार्ट, हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का पार्ट, इतने पार्ट को हम बोलते हैं आउटर ईयर, ये है हमारा आउटर ईयर या फिर एक्सटर्नल ईयर। पिन्ना से लेके कहां तक का पार्ट हो गया, ये हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक का पार्ट, ठीक है ना। फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेकर, है ना, देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास यहाँ से एक ट्यूब और निकलती है, ठीक है ना, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और जहां पर ये हमारी स्टेपीज खत्म हो रही है, यहाँ से एक ट्यूब और निकलती है, जो कि कहाँ जाके ओपन हो जाती है, हमारे नोज में और माउथ में जाके ओपन हो जाती है, ठीक। एक ट्यूब और निकल रही है, ये ट्यूब कहाँ पर ओपन हो रही है, माउथ या नोज में, माउथ और नोज। इस ट्यूब को कहा जाता है ईस्टेशियन ट्यूब, ET, ईस्टेशियन ट्यूब। तो जहां पर ये ईस्टेशियन ट्यूब है, ईस्टेशियन ट्यूब प्लस जहां पर ये 3 बोन्स हमें दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं मिडिल ईयर, ये हमारा हो गया मिडिल ईयर। और इनर ईयर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है, हमारा कॉक्लिया वाला और सेमी सर्कुलर केनाल है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहाँ आ जाते हैं, हमारे इनर ईयर में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने ईयर को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया और इंटरनल ईयर हो गया। आउटर ईयर में हमारा क्या क्या आ गया, पिन्ना आ गया, ऑडिटरी ट्यूब आ गई। मिडिल ईयर में हमारा क्या क्या आ जाता है, ईयर ओसाइकल मतलब 3 बोन्स आ जाती हैं और साथ में एक ट्यूब आती है जो कि माउथ में और नोज में जाके ओपन हो जाती है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं ईस्टेशियन ट्यूब। तो
ईयरोसाइकल प्लस ईस्टेशियन ट्यूब किसमें आ गई, मिडिल ईयर में। तो जब हम इंटरनल ईयर को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर केनाल, सबसे अंदर का पार्ट। अब चलिए समझते हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या काम कर रहा है, इन सबका जो है रोल क्या है। तो देखिए पहले ईयर के फंक्शंस को समझने के लिए कि ईयर किस तरह से काम कर रहा है, तो उससे पहले तो हम देखेंगे कि एक्चुअली वॉइस क्या है ना। वॉइस को थोड़ा सा हम देखेंगे कि फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा वॉइस के बारे में, क्योंकि ईयर जो है वो दो तरह के फंक्शंस कर रहा है। संजीव कुमार जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखें। चलिए, तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा वॉइस के बारे में, तो पहले तो हम थोड़ा सा वॉइस को देखें, फिर तो हम ईयर को समझ पाएंगे कि ईयर किस तरह से फंक्शंस कर रहा होता है। फिजिक्स में हमने पढ़ा है एक्चुअली जो वॉइस है ना, क्योंकि वॉइस के थ्रू ही हम सुन पा रहे हैं। ईयर दो तरह के काम करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ सुनने का काम नहीं करता ईयर, बैलेंसिंग का काम भी करता है। वो अपन आगे देखेंगे कैसे बैलेंसिंग का काम करता है। तो दो तरह का काम कर रहा है, एक तो हियरिंग का जो है सेंसेशंस पहुंचा रहा है, और दूसरा हमारा बैलेंसिंग, बॉडी के बैलेंस को भी बना रहा है। तो वॉइस पर आ जाते हैं। एक्चुअली वॉइस जो होती है वो क्या होती है, वो एक तरह के वाइब्रेशंस है ना। एटमॉस्फेयर में एक तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। और वाइब्रेशंस होते हैं तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। और इन मैकेनिकल वाइब्रेशंस को हमारा ईयर सुन ही नहीं सकता है। याद रखना कि जो भी, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो ये जो माउथ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं हमारे, ठीक है ना, तो ये बाहर जब एटमॉस्फेयर में आते हैं या एटमॉस्फेयर में कोई भी साउंड के जब वाइब्रेशंस आएंगे तो वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस के फॉर्म में होते हैं, जिसे हमारा ईयर सुन नहीं सकता, ठीक है ना। हमारा ब्रेन उसको समझ ही नहीं सकता मैकेनिकल वाइब्रेशंस को। ब्रेन को समझने के लिए चाहिए कौन से वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस चाहिए, है ना। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है या इलेक्ट्रिकल जो वाइब्रेशंस होते हैं, ब्रेन उन्हीं को समझ सकता है कि क्या बोला जा रहा है। तो ब्रेन को समझने के लिए कौन सा वाइब्रेशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन। तो ईयर में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसा है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, है ना। कहां पर कौन सा स्ट्रक्चर है वो अभी अपन आगे जानेंगे, लेकिन अभी क्या समझना है हमें कि जो वॉइस के मैकेनिकल वाइब्रेशंस होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस हमारे ईयर के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। वो किस में कन्वर्ट होंगे, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में या इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स फिर ब्रेन समझ पाता है, ठीक है ना। तो ये काम कहाँ हो रहा है वो अभी अपन आगे देखेंगे, पहली बात। दूसरा और क्या कि वाइब्रेशंस जो होते हैं ये भी अपन जो है जानते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th-12th में कि वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हर्ट्ज के मतलब उनका जो यूनिट्स होता है वो हर्ट्ज होता है। तो कुछ हर्ट्ज तक की आवाज, जैसे कि आप लोग ध्यान रखें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जो वाइब्रेशंस होते हैं या जो वॉइस होती है वही हमारा ईयर सुन सकता है। ये बात भी आप ध्यान रखें, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कितनी हर्ट्ज तक की आवाज को हमारा ब्रेन समझ पाता है या हमारा ब्रेन जो हमारा ईयर है वो सुन पाएगा। तो कितने, मिनिमम यदि हम देखें तो 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे के यदि वाइब्रेशंस होंगे तो भी हमारा ईयर सुन नहीं पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के यदि वाइब्रेशंस होंगे तो भी हमारा ईयर जो है वो सुन नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो सर आवाज को सुनने के लिए तो सर डेसिबल यूज करते हैं ना सर, डेसिबल नहीं, नहीं एक्चुअली ये हर्ट्ज हम बता रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। हर्ट्ज क्या है कि मतलब इतने फ्रीक्वेंसी की वॉइस सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, जैसे कि मान लो ये वाइब्रेशन, क्या वाइब्रेशन में कुछ तो फ्रीक्वेंसी रहेगी ना, इस तरह से होते हैं ना वाइब्रेशन, इस तरह से जिगजैग, तो जिगजैग है तो इनकी कुछ तो फ्रीक्वेंसी चल रही होगी ना, तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी को यदि आपको जानना है तो एक बार आप जो है एक बार फिजिक्स को थोड़ा सा देखिएगा। फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी में आप और अच्छे से समझ पाएंगे फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी की सुन सकता है, क्योंकि क्या है वाइब्रेशन फॉर्म में, है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि वॉइस जो होती है वो वाइब्रेशंस के फॉर्म में होती है, और वाइब्रेशंस की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, है ना, कि वो किस उसमें फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ रही है, तो वो हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर कितना 20,000 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर
20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक का साउंड ही हमारा ईयर सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे होगी तो हमारा ईयर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। 20,000 रेडियो इसी पे काम करता है। किस पर? क्या कह रहे हैं? रेडियो एंड एफएम रेडियो इसी पे काम करता है। क्या बात है। हाँ, जो रेडियो होता है ना वो भी फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है। तो ये क्या है, एक्चुअली साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही है ना। कोई भी वाइब्रेशन से साउंड नहीं, कोई भी वाइब्रेशन जो होंगे वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है, 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक भी हमारा ईयर सुन पाएगा। 20 हर्ट्ज से नीचे आएगा ना तो हम उसको सुन ही नहीं सकते, ठीक है ना। या 20,000 से ऊपर आएगा तो भी हम उसको सुन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वो आवाज हमें आएगी ही नहीं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पिन्ना की, कि पिन्ना का रोल क्या होता है ना। तो हम पहले भी बता चुके हैं, जब अपन ने ईयर पढ़ा था शुरुआत में, तो वहां हमने बताया था कि पिन्ना, इसका काम क्या होता है। इसके दो काम है पिन्ना के। एक काम तो ये है कि ये क्या करता है, वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। जो आसपास के जो वाइब्रेशन है उसको कलेक्ट कर रहा है, कलेक्ट करके कहाँ डाल रहा है, पोंचा के अंदर डाल रहा है, पहला काम। दूसरा काम क्या है इस पिन्ना का, कि ये हमें डायरेक्शंस ऑफ वॉइस बताता है, ठीक है ना। डायरेक्शंस ऑफ वॉइस बताता है, इट मींस यदि हम आंखों को बंद कर ले, आंखों को जब हम बंद करेंगे तो साउंड कहाँ से आ रहा है ये हमें पता चल जाता है, कि साउंड ऊपर से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, या कितनी दूर से आ रहा है ना। हम आसानी से बता सकते हैं ना। मान लो हमारी आंखें बंद हैं और कहीं से कोई साउंड आ रहा होगा, तो वो कितनी दूर से आ रहा है, पास से साउंड आ रहा है, दूर से साउंड आ रहा है ना। लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ऊपर से या नीचे से। ये पूरा डायरेक्शन जो है हम आसानी से बता पाते हैं साउंड को सुनकर। तो ये बताने का काम कर कौन रहा है, ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज का मतलब होता है सॉफ्ट बोन। तो एक सॉफ्ट बोन से बना हुआ पार्ट होता है, कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। तो ये पिन्ना ही क्या कर रहा है, हमें साउंड का डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है। तो साथ में क्या कर रहा है, ये हमें जो है साउंड को कलेक्ट करने में भी हेल्प कर रहा है। बस इतना इसके दो काम होते हैं पिन्ना के। अब क्या होता है, साउंड के जो है कलेक्ट होके कहाँ पहुंच जाता है, पूरा साउंड कलेक्ट होके हमारे इसमें पोंचा के अंदर पहुंच जाएगा। अब पोंचा के बाद यहाँ पर एक टिल, या हम कह सकते हैं कर्व ली हुई एक ट्यूब आती है। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब। ये सीधी नहीं होके थोड़ी सी कर्व ली हुई होती है ना। अब क्या होगा, इसके अंदर ऑडिटरी ट्यूब को जब हम देखते हैं तो ऑडिटरी ट्यूब में छोटी छोटी सी कई सारी यहाँ पे ग्लैंड्स होती है ना। ऑडिटरी ट्यूब में हमें ग्लैंड्स, वैक्सी ग्लैंड्स दिखाई देती हैं। ये ग्लैंड्स करती क्या है, ये वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट करती है, मतलब वैक्स को सिक्रीट करती है। कहते हैं ना कान का मेल, वो कान का मेल जो है एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए असेंशियल होता है, उसकी जरूरत है। लेकिन हाँ, ज्यादा अगर वो कान का मेल तो वो बेकार है, जो बाहर ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं, ऑडिटरी ट्यूब के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं। और ये वैक्सी सब्सटेंस करता क्या है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करता है हमारे ईयर के लिए। क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करता है, कि मान लो साउंड जो है बाहर से एनवायरनमेंट से कोई डस्ट के पार्टिकल आ रहे हैं, है ना, या फिर मान लो कोई इंसेक्ट आ गया, है ना, चींटी आ गई, या कोई भी छोटा सा इंसेक्ट हमारे कान में चला जाए, ठीक है ना। तो वो क्या हो, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक ना जा पाए, वो कहाँ पर जाएगा, यहीं पर चिपक जाएगा, है ना, क्योंकि वैक्स है। अब वैक्स है तो वैक्स में जाके चिपक जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। नहीं तो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो खराब हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए क्या है, जो हमारे डस्ट के पार्टिकल है या कोई इंसेक्ट है, वो बाहर अंदर जा ही नहीं सकता, वो बाहर यहीं पे ऑडिटरी ट्यूब में जाके चिपक जाएगा। और फिर क्या होगा, वैक्स के थ्रू ही वो बाहर भी आ जाएगा। चिपक के कहाँ जाएगा, वो बाहर ही आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। तो ऑडिटरी ट्यूब का इतना काम रहता है, ठीक है ना। तो इतना पार्ट जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर का है। देन इसके बाद आती है हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। जिसे हम जो है लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कान का पर्दा, जो फट भी जाता है कभी कभी, है ना, जिससे फिर डीफनेस आ जाती है, बहरेपन हो जाता है, ठीक। अभी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, जो साउंड के जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं बाहर से, है ना, जो कि मैकेनिकल फॉर्म में है, वो पूरे के पूरे साउंड के वाइब्रेशन जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आके टकराते हैं, तब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगी, वाइब्रेट होगी। अब यहीं से होता है काम शुरू। अब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगी, जैसे बाहर से साउंड के वाइब्रेशंस आए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर आकर टकराएंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इस
वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होगी तो क्या करेगी, वो वाइब्रेट होकर क्या करती है, साउंड के जो मैकेनिकल इम्पल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देती है। हमने बताया था अभी कि जो है मैकेनिकल जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको हमारा ब्रेन समझ नहीं सकता। हमारा ब्रेन किसे समझेगा, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस को। तो ये जो कन्वर्ट करने का काम हो रहा है कि मैकेनिकल जो है वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में जो कन्वर्ट हो पा रहा है वो किस कारण से हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम। तो ये इसको कन्वर्ट कर देगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पर बढ़ रहे हैं, ये जो 3 ओसाइकल है जिसे हम क्या बोलते हैं, ईयर ओसाइकल भी, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल में बोलते हैं। ये तीनों बोन को कहा जाता है। सबसे पहले आती है मेलस बोन, फिर आती है स्टेप इनकस बोन, और फिर आती है स्टेपिस। स्टेपिस हम जानते ही हैं, सबसे छोटी बोन होती है। मेलस को जब हम देखते हैं तो मेलस का हमें शेप पता होना चाहिए। ये हैमर शेप की होती है, हथौड़े के शेप की होती है। हथौड़े के शेप की मतलब इसमें एक क्या होता है, हैंडल होता है और एक हेड होता है ना। ये एक हमें हैंडल दिख रहा है, ये एक हमें हैंडल दिख रहा है, और एक इसका क्या दिख रहा है, हेड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये होगी किस शेप की, हैमर शेप की। फिर हम देखेंगे आगे इनकस। इनकस किस शेप की होती है, एनविल शेप की होती है। एनविल मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो मोची लोग होते हैं, है ना, जो जूते वगैरह जो है सुधारने का काम करते हैं, जो मोची होते हैं, तो मोचियों के पास एक इस तरह का एक वो होता है ना, जिसके ऊपर वो जूते को, शूज को फंसाते हैं, ठीक है ना, वो फिर उसके ऊपर काम करते हैं। इस तरह से एनविल शेप का एक होता है ना, एरन बोलते हैं सर उसको, एरन एरन बोलते हैं सर। हाँ, एनविल शेप भी कहा जाता है उसको, हाँ, एरन बोलते है ना। तो ये कुछ कुछ इस तरह का होता है ना। कौन सी, इनकस बोन। तो इनका शेप हमें पता होना चाहिए कि मेलस बोन जो है वो है हथौड़े के शेप की, हैमर शेप की। इनकस बोन जो होती है वो एनविल शेप की होती है, और जो स्टेपीज है वो होती है हॉर्स शू, है ना, घोड़े की नाल के आकार की। तो वो हॉर्स शू शेप की छोटी सी बोन यहाँ पर होगी, ठीक है ना। इन्हीं बोन से लगकर एक ट्यूब जा रही है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आगे से। ये जो ट्यूब है ये कहाँ से जा रही है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के आगे से जा रही है। और कहाँ तक है ये जहाँ पर स्टेपिस बोन खत्म हुई है। तो एक ये सुरंग जैसा स्ट्रक्चर से, एक केनाल जैसा स्ट्रक्चर से, जो कि कहाँ से आके जुड़ गया है, हमारे कान से नोज और माउथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ईएनटी के डॉक्टर एक ही होते हैं, नाक कान गला के डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो एक इसलिए ही होते हैं क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है। चाहे हम ईयर की बात करें, नोज की बात करें या माउथ की बात करें, ये सब पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या काम कर रहा है, ये क्यों जुड़ा हुआ है, इसका भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। देखिए होता क्या है कि यदि साउंड का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा यदि साउंड का इम्पैक्ट है, कोई हमारे कान के पास ही बम फूट जाए या फिर कोई डीजे बज रहा है ना, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जब हाई इम्पैक्ट हमारे कान के अंदर जाएगा, ठीक है, हाई इम्पैक्ट हमारे कान के अंदर गया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से जो है टकराया, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या होगा, वो कन्वर्ट होंगे। मैकेनिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को और इसका जो है इम्पैक्ट थोड़ा सा कम कौन करेंगे, ये 3 बोन ये कम करने का काम करेंगी, है ना। क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर्स इसलिए ही यहाँ पर है। ये बोनी स्ट्रक्चर्स का काम क्या है यहाँ पर, कि बोनी स्ट्रक्चर्स करता क्या है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करें। मान लो ये हार्ड सरफेस है, यहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, मान लो एक धागा बंधा हुआ है, इस धागे से क्या आ रहे हैं, हार्ट जो है वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अब वाइब्रेशंस किस में ट्रांसफर होंगे, इस हार्ड सरफेस पर। तो ये हार्ड है, तो हार्ड सरफेस करेगा क्या, वाइब्रेशंस को थोड़ा सा कम कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस को कम करने का काम कर रहा है। ये जो बोन का काम ही इस यहाँ पर इसलिए है ना, यहाँ पे बोन इसलिए बनाई गई है छोटी छोटी, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा सा वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट कम हो जाए। लेकिन उसके बाद भी यदि मान लो कोई हाई इम्पैक्ट आ रहा है, कोई बम ही फूट गया हमारे कान के पास, या मान लो क्या हो जाए, कोई डीजे बज रहा है, तो क्या होता है, यदि इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई है तो वो कहाँ से, ईस्टेशियन ट्यूब से हमारे नोज और माउथ के रास्ते से बाहर चला जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, यदि मान लो आप जो है थोड़ा से अचानक से कोई बम फूट गया, आपको पता नहीं है, आप जो है बिल्कुल अवेयर नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं है, कोई पीछे आपका बम फोड़ दे तो हम एकदम से जो है डर जाते हैं, माउथ हमारा खुल जाता है ना। तो वो माउथ हमारा इसलिए खुल जाता है, वो क्यों खुल रहा है, बिकॉज ऑफ अचानक से साउंड का इम्पैक्ट आया,
इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा थे, तो वो क्या है, यहाँ से हमारा इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है, तो वो इम्पैक्ट इंटरनल ईयर तक ना जाके माउथ के रास्ते वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो एनर्जी है, वो माउथ के रास्ते और नोज के रास्ते बाहर निकल सके। इसलिए हमारा माउथ खुल जाता है, हम डर जाते हैं ना, एकदम से आह की आवाज आती है। तो आह की आवाज क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ यहाँ से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तेजी से आया था, वो तेजी से हमारे इंटरनल ईयर में ना जाए, तो यहाँ से बाईपास हो जाता है, वो बाईपास होकर नोज के रास्ते और माउथ के रास्ते वो इम्पैक्ट बाहर निकल जाए, ठीक है ना। इसलिए ये पूरा स्टेशियन ट्यूब बनाया गया है। अब देखिए, अब जब सर उसमें ऑप्शन बोन बताइए ना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्या बताएं? ऑप्शन बोन अरे वो पढ़ लेंगे, वो ऑप्शन बोन मतलब ऑप्शन कौन सी? जो साउंड को रोकती है सर, वो कहाँ पर है? मतलब समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं विनोद श्रीवास्तव जी, हम समझे नहीं। मिडिल एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर में जो ऑप्शन बोन है, जो साउंड वेव्स को रोकती है सर, ऑप्शन जहाँ रुकावट पैदा होती है वो। मतलब ये ईयर ओसाइकल की बात कर रहे हैं? हाँ ओसाइकल, ओके सॉरी, ईयर ओसाइकल, ईयर वही तो हम कह रहे हैं कि ऑप्शन बोन कौन सी, ईयर ओसाइकल ना। अच्छा, तो ये ईयर ओसाइकल जो है ये हमारे मिडिल ईयर में है, मिडिल ईयर के अंदर आएगा, है ना। देखिए ये हमारा आउटर ईयर, और ये जो पूरा पार्ट है, मतलब जिसके अंदर मिडिल ईयर में क्या आ रहा है, हमारा ईयर ओसाइकल आ रही है, मतलब ये 3 बोन्स आ रही हैं और ये ईस्टेशियन ट्यूब आ रही है, बस इतना पार्ट जो है वो मिडिल ईयर में आ रहा है। इसलिए यदि कभी माउथ का इन्फेक्शन होता है ना, मान लो किसी को माउथ में इन्फेक्शन है, तो उसको मिडिल ईयर का इन्फेक्शन भी बड़ी आसानी से हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ ये हमारा मिडिल ईयर से जुड़ा हुआ है, माउथ और नोज मिडिल ईयर से जुड़ा होता है। या फिर कभी कोई कान में हम ट्यूब डालते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं, तो वो कड़वा कड़वा सा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ट्यूब जब हमारे मिडिल ईयर में पहुंचता है, तो वो कहाँ से बाईपास होने लगता है, ड्रॉप हमारे नोज में आने लगता है और माउथ में आने लगता है, मतलब हमारे ईसोफेगस में जाने लगता है। इसलिए वो कड़वा सा, हम ट्यूब तो कान में डाल रहे हैं, लेकिन हमें कड़वापन क्यों लगने लगता है? बिकॉज ऑफ ये ट्यूब जुड़ी हुई है ना। और ये ट्यूब जुड़ी क्यों है? ये साउंड के इम्पैक्ट जो है बाहर निकल सके। मान लो बहुत तेजी से साउंड आ रहा है, तो वो हमारे इंटरनल ईयर में ना जाए, क्योंकि अब यहाँ से इंटरनल ईयर शुरू हो रहा है, तो वो कुछ तो हमारी ईयर ओसाइकल रोक रही है ना। और फिर उसके बाद भी यदि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो वो बाहर निकल जाएगा। कहाँ से? हमारे नोज से, हमारे माउथ से। इसलिए तो कभी अचानक से कोई वो डालते हैं तो वहीं से बाहर निकलते हैं सर। वो कहाँ से? ऑक्सीजन वाले आते हैं ना, पीले वाले। हाँ, सारे हमारे साथी बेचते हैं इसको, क्लोरोफेनिकॉल कैप्सूल जो छोटे आते हैं, हाँ, कट करके आंख में डालते हैं, है ना। वो क्लोरोफेनिकॉल वही गले में आते हैं। नहीं, आंख नहीं जुड़ी हुई है। नहीं श्रीवास्तव जी, यदि हम अपने आई को देखें, आई हमारा जो है नोज से माउथ से कहीं नहीं जुड़ा है। हमारा ईयर, नोज और माउथ ये जुड़ा है, आई नहीं जुड़ा है ना। यदि हम ईयर में कुछ डालेंगे ना, तो वो माउथ या नोज तक नहीं पहुंचेगा। कैसे पहुंच पाएगा? ठीक है ना सर। सर आंख में दवाई डालने पर गला कड़वा क्यों होता है सर? नहीं होता है। यदि आंख में डालेंगे तो गला कहाँ कड़वा होता है? नहीं होता है सर, मुंह कड़वा हो जाता है सर, होता है। देखिए सभी का तो नहीं होता। अगर किसी का हो रहा है तो फिर उसका कोई दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन जुड़ा नहीं है। आप याद रखना, हमारा जो ईयर है वो नहीं जुड़ा हुआ है, सॉरी आई जो है वो नहीं जुड़ी हुई है। ईयर, नोज वो ये जुड़ा हुआ है, आई। आगे बढ़े? जी सर चलिए कंटिन्यू इसको कर ले, नहीं तो टाइम अपना ऐसे निकल जाता है। मेलस इनकस स्टेपिस हो गया, ये ईस्टेशियन ट्यूब हो गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ से साउंड के वाइब्रेशन जो है बाहर निकलने का काम करते हैं, ठीक है ना। और कुछ तो क्या रोक रहे हैं, कुछ तो ये रोक रहे हैं ना, मेलस इनकस और स्टेपिस। अच्छा, अब देखिए जुड़ा हुआ है। अब एक चीज हम और बताएं कि यदि हम अपने कान को बंद कर लें, ठीक है ना, कान को यदि हमने बंद कर लिया, प्रॉपर तरीके से बंद कर लिया, और माउथ को यदि हम खोल के रखें, तब हमें क्यों सुनाई नहीं देता? तो एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि यदि हम यहाँ से कान को हमने बंद कर लिया, अब माउथ हमने खोल लिया या नोज तो हमारी खुली होती है, तो साउंड तो यहाँ से भी जाएंगे ना, साउंड तो यहाँ से भी जा रहा है,
मान लो सामने ही कोई हमारा डीजे बज रहा है, माउथ को खोल के बैठ जो है रख लो, अपना ईयर को बंद कर लो, तो हमको डीजे का साउंड सुनाई देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर सुनाई देना चाहिए। क्योंकि यहाँ से साउंड के इम्पल्स कहाँ जाना चाहिए, यहाँ से तो हमारे इंटरनल ईयर में चले जाएंगे ना, लेकिन फिर भी हमें सुनाई नहीं देता। कोई बताएगा क्यों सुनाई नहीं देता? सुनाई देना चाहिए, क्वेश्चन मन में आना चाहिए। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जहाँ से वो तो नहीं बनेगा वो। कोई एक बताए, मंगेश जी बताएं। सर मैकेनिकल जो तरंगे है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट नहीं होंगी। वेरी गुड, क्या बात है मंगेश जी, वेरी गुड वेरी गुड। बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थोड़ा सा इधर है ना, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ से जो साउंड जा रहा है वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस के फॉर्म में जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जा तो रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे, वो इंटरनल ईयर तक जा तो रहे हैं, ब्रेन तक भी जा रहे हैं, लेकिन ब्रेन को सुनाई नहीं देगा कुछ। क्यों सुनाई नहीं देगा ब्रेन को? बिकॉज ऑफ वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट ही नहीं हुए, वो मैकेनिकल फॉर्म में पहुंच गए, यहाँ से डायरेक्ट मैकेनिकल फॉर्म में पहुंच गए, क्योंकि यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से नहीं टकरा है वो। ठीक है, यदि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकरा जाते तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाते, और अब हमें माउथ से भी सुनाई देने लग जाता, नोज से भी सुनाई देने लग जाता। हम कान को भी बंद कर लेते, हमें क्लियर सुनाई देता, लेकिन हम कान को यदि प्रॉपर बंद कर लेते हैं हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बिकॉज ऑफ वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस के फॉर्म में ही कहाँ पहुंचेंगे, हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कहाँ पर, इंटरनल ईयर। ठीक है ना। अब ये हमारा इंटरनल ईयर में दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, रेत में क्या स्लेल पाया जाता है ना, इस तरह से राउंड 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 स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। और कॉक्लिया के ऊपर हमें 3 सेमी सर्कुलर केनाल दिखाई देती हैं, 3 होती हैं ये। ठीक है ना, ये 1 2 3, इन तीनों को हम बोल रहे हैं सेमी सर्कुलर केनाल, सेमी सर्कुलर केनाल, और ये है कॉक्लिया। अब सेमी सर्कुलर केनाल देखिए, 2 हमने काम बताए थे, 2 हमारे फंक्शंस होते हैं ईयर के। एक फंक्शन हमारा है हियरिंग का और दूसरा फंक्शन है हमारा बैलेंसिंग का। तो हियरिंग का फंक्शन जो कॉक्लिया करता है, ठीक है ना, किस तरह से करता है वो देखेंगे अपन। और बैलेंसिंग का काम कर रहा है हमारा सेमी सर्कुलर केनाल। ठीक है ना। कितने पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। समझ में आया? बैलेंसिंग कैसे करता है? पढ़ेंगे अभी तो पढ़ाए कहाँ है वो, बताएंगे, बैलेंसिंग भी बताएंगे। बैलेंसिंग का काम सेमी सर्कुलर केनाल कर रहा है। और कॉक्लिया जो है, कॉक्लिया क्या काम कर रहा है, कॉक्लिया कर रहा है हमारा हियरिंग का। एक्चुअली कॉक्लिया का स्ट्रक्चर कल अपन कॉक्लिया के अंदर चलेंगे, अभी तो अपन ने ऐसे बाहर से देखा है। कल की क्लास में हम जो है कॉक्लिया के अंदर चलेंगे, क्योंकि कॉक्लिया को समझने के लिए, हियरिंग की मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कॉक्लिया के अंदर जाना पड़ेगा बहुत, क्योंकि कॉक्लिया के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि बेसिलर मेम्ब्रेन। आप लोगों को याद होगा कि कॉक्लिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें, बेसिलर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और क्या देखने को मिलता है हमें बेसिलर मेम्ब्रेन के अलावा? कोई बताएंगे, बताएं जिसको याद हो। श्रीवास्तव जी। लेबरेंस मेरा क्वेश्चन है, वो अंदर तो अपन कल पढ़ेंगे। मेरा एक्सटर्नल का क्वेश्चन था, व्हेन आई फ्लाई इन माय फ्लाइट, तो वो दैट जो सब में ये क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन ये है, कृपया ध्यान दीजिएगा कि जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ तो ईयर प्लगिंग क्यों होती है, और वो एक्सटर्नल ईयर है या मिडिल ईयर है? ईयर को प्लग जो है क्यों किया जाता है फ्लाइट में? जब मैं फ्लाइट में बैठता हूँ अपनी, मुझे भोपाल से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है या अमेरिका जाना है, तो ईयर प्लगिंग जो होती है वो क्यों होती है सर? वो एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है, इंटरनल ईयर है? देखिए उसके ऊपर क्वेश्चन जवाब दूंगा, आपको बहुत खुशी होगी सर। देखिए, प्लगिंग करने का कारण, यह जो ईयर प्लगिंग का आप जो बोल रहे हैं वो किया जाता है प्रेशर के कारण। क्योंकि जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है हमारा, जब हम देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगेगा। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर क्या है हमारे, यदि हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर बादल है, या हम कह सकते हैं एक लेयर है। ठीक है ना। अब ये लेयर क्या कर रही है, नीचे अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बनाए रखी है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा,
अब जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लेकिन हमारे बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ना, हमारे बॉडी के अंदर तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसको मेंटेन करने के लिए होता है वो काम, ठीक है ना। वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा है ना, जब आप गए हैं फ्लाइट में तो यदि नहीं करते हैं प्लगिंग तो कितनी प्रॉब्लम आती है। कान में दर्द भी होता है सर, कान में दर्द भी होता है, कान में दर्द होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ हमारे बॉडी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारे बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं, ठीक है ना, इसीलिए। सर ठीक है, तीनों हड्डी का श्रीवास्तव फुल जी। नेम बता दीजिए सर प्लीज। तीनों हड्डी का फुल नेम स्टेपिस और दोनों का नाम क्या है सर? हेलो, हाँ बोले आशुतोष जी, तीन जो जल्दी बोले, हड्डी तो फिर हम बंद कर रहे हैं। कल अपन जो है थोड़ा सा अंदर इंटरनल ईयर की बात करेंगे। स्टेपिस सर दो हड्डी का नाम थोड़ा बता दीजिए प्लीज सर। देखिए, एक तो मेलस है, पहली है मेलस, ठीक है, दूसरी है इनकस और तीसरी है स्टेपिस। मेलस का शेप जो है वो होता है हेमर शेप, इनकस का शेप होता है एनविल शेप और स्टेपिस का शेप होता है हॉर्स शू, मतलब मीनिंग क्या होगा सर? हाँ, मिडिल ये सेकंड वाले का नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों की आवाज कट रही है। सेकंड वाले का क्या मीनिंग होगा? इनकस एनविल शेप, इनकस INCUS, इनकस INCUS, इनकस। इसका शेप जो होता है एनविल, ANVIL, एनविल, इसका शेप होगा एनविल। चलिए सफिशिएंट है, कल मिले फिर अपन इंटरनल ईयर की बात जो है अपन कल करेंगे, इसके अंदर चलेंगे, कॉक्लिया के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो फिर अपन थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो है एंडोलिम्फ क्या है या एक्सोलिम्फ क्या है, तो ये सब चीजें अपन जो है कल देखेंगे, ठीक है ना। गुड नाइट सर। थैंक यू ओके, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।